आइए बच्चों, ये पुस्तक बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की पुस्तक है। यह चैप्टर 2 के प्रश्न है, इंटरनल प्रश्न। नए राज्य एवं राजाओं का उदय। इस चैप्टर से जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे और जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बीपीएससी से रिलेटेड या बिहार बोर्ड से रिलेटेड। और बच्चे अभी से पढ़ने का आदत रहने से उनके लिए फ्यूचर में बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए इस प्रकार से, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। इसमें देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। जिस समय भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अरबों का आगमन हुआ, उस समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर किसका उदय हुआ? तो राजपूतों का उदय हुआ था। 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर व दक्षिण भारत में किस प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए? तो जिस प्रकार की जो प्रवृत्ति डेवलप हुई राजपूतों के आगमन के बाद, मतलब मध्यकाल के समय में, तो क्षेत्रीय राज्यों में से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ कि छोटे छोटे राज्य जो कुछ स्पेशल भूभाग को कब्जा करते थे और वहाँ पर उसका अधिकार होता था, कुछ छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करके। तो वैसे राजा क्षेत्रीय राजा कहलाते थे और उनके राज्य क्षेत्रीय राज्य कहलाते थे। प्रारंभिक मध्यकाल के कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी के अंतर्गत कौन आते थे? तो प्रारंभिक मध्यकाल के राजवंशों के अंतर्गत जो राजाओं के अंतर्गत जो अधीनस्थ कर्मचारी होते थे वे थे सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार। सामंत, बड़े भूस्वामी आदि ने अपने स्वामी के कमजोर पड़ने पर क्या किया? अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो वो लोग क्या थे कि क्षेत्रीय राज्य चूंकि था और उसके अंदर ये क्षेत्रीय राजाओं के अंदर सामंत, बड़े भूस्वामी और योद्धा काम करते थे, उनके अंदर थे, वही उनको टैक्स कलेक्ट करके देते थे। तो वो जब राजा युद्ध किसी लगातार युद्ध के कारण दूसरे राज्यों से या अन्य किसी कारण से उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती थी, तो उस राज्य के अंतर्गत जो भी सामंत होते थे, शक्तिशाली सामंत, वो उनके पास चूंकि सेना भी रहती थी, वो अपनी सेनाओं को अपनी सेनाओं को अच्छा से उनका सेनाओं का जो है वो अच्छी तरह से सेनाओं को तैयार करते थे और राजाओं को भी समय समय पर मदद के लिए सेना देते थे। तो उनके पास तो सेना बल होते ही थे। तो फिर इसके बाद वह राजा अगर कमजोर पड़ने से तो वह तुरंत वो अपना शासन जमा बैठते थे, अपना अधिकार उस राज्य में अपना अधिकार जमा लेते थे। तो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। राष्ट्रकूट वंश किस शासक के अधीन थे? तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये देखिए राष्ट्रकूट वंश, तो ये जो था कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे ये वंश। और बाद में यह राष्ट्रकूट वंश बनता है और ये इनका शासन होता है। किस सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित करते हुए राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी? देखिए ये अधीन था, कर्नाटक के चालुक्य के अधीन था। वह ऐसे ही सामंत या बड़े भूस्वामी रहे होंगे। तो देखिए 8वीं सदी के मध्य जो थे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेत इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की। मानेखेत कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में मानेखेत स्थित है। गुर्जर प्रतिहार संभवतः कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे। गुर्जर प्रतिहार जो थे ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। गुर्जर प्रतिहारों ने अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर क्या अपना लिया था? शस्त्र। गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण जाति के थे। ब्राह्मण का मूल कार्य था शिक्षा देना, विद्या और हवन पूजा पाठ कराना या फिर धार्मिक कार्य को कराना था ब्राह्मण जाति का कार्य। गुरु के रूप में वह प्रतिष्ठित थे, लेकिन उन्होंने क्या था, अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर शस्त्र अपना लिया। गुर्जर प्रतिहारों ने कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो मध्य भारत में राजस्थान एवं गुजरात में जो थे गुर्जर प्रतिहारों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम राजा था। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति
जो है वो मध्य प्रदेश में है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखी गई है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट जब राजकुमार थे तो उन्होंने कौन से राज्यों को जीता था? आंध्र, सैंधव जिसको सिंध कहते हैं, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, कलिंग उड़ीसा का एक पार्ट था, वह कन्नौज के शासक को चक्र युद्ध में जीता।